अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन कमेंट सेक्शन में गिला बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो ये था कि आप प्योरली पॉलिटिक्स के ऊपर और बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरों के ऊपर आप वीलॉग्स करते हैं, आप लाइट खबरों को अपने वीलॉग्स का हिस्सा नहीं बनाते। तो आज हमने कोशिश की कि कुछ लाइट खबरों को भी शामिल किया जाए। मुकम्मल तो हम नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी खबर हो ही ना और हम उसे शामिल ना करें। बड़ी खबरों को शामिल करना मजबूरी होती है, जाहिर सी बात है, असल इंफॉर्मेशन वही होती है। लेकिन आज के वीलॉग में हमने कोशिश की है कि कुछ लाइट खबरें भी आपके गोश गुजार की जाएं, आपकी फरमाइश के मुताबिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी और इसके अंदर एक दो चीजें हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन उस खुलासा करेंगे हम एंड पे जाके कि कुछ खबरें हमने शामिल क्यों की इसके अंदर। तो सबसे पहली खबर जो है ऑब्वियसली वो थोड़ी सी सीरियस है, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट काफी सीरियस है। और वो ये है जी कि लाखों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं भारत में। हरकत है ये मोदी की। ये क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, कहां से इनका ताल्लुक था और किस इंडस्ट्री को खतरा लाहक हो चुका है भारत में, ये डिटेल से जानिएगा इस पहली स्टोरी में। अच्छा, अब मसला ये है कि इंडिया जो है बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, और इंडस्ट्री के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होता है। और उनका एग्रीकल्चर जो है वो भी बड़ा तगड़ा है। जो बात है वो माननी चाहिए हमें। और दूसरा ये कि 334 बिलियनर हैं उनके पास, और जो बड़ी तादाद है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक भी बिलियनर नहीं है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे पेश कर सकते हैं। और उनकी इंडस्ट्री बड़ी तगड़ी है। उनमें आप बरलास को देख लें, आप उसमें से अंबानीज़ को देख लें, और उसमें बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो जिसको भी देखेंगे तो पता लगेगा 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर तक के लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जो सारा बिजनेस है उसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, और उसके बाद यूरोप है, अमेरिका और यूरोप। क्योंकि दो ही बायर हैं, अमेरिकन बायर हैं और यूरोप बायर है। अब यूरोप और अमेरिका क्यों बायर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, और दूसरी ये है कि प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर एक कार बनती है तो बड़ी महंगी बनती है, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हैं यूरोप के अंदर वो 1500 यूरोज़ हैं। तो 1500 यूरो तो मिनिमम आपने किसी न किसी बंदे को देने ही देने। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई 20,000 मुलाजम है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो 1500 यूरोज़ के हिसाब से पर मंथ वो कि कहाँ से कहाँ चला जाएगा। फिर उसका टैक्स भी है, फिर उसके साथ साथ उसकी इंश्योरेंस भी है, फिर उसके साथ साथ उसकी पेंशन भी है, फिर उसके साथ साथ उसका मेडिकल अलाउंस भी है। तो खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना बड़ा साइज़ हो सकता है। तो फिर यूरोप ने बहुत पहले ये सोच लिया कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो हम गरीब मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, वहाँ पे लोगों को सिखा लेते हैं, और वहाँ पे क्योंकि लेबर चीप है तो हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो उसमें इंडिया और चाइना दो मुल्क थे जिसके अंदर यूरोप ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। इंडिया के अंदर भी बहुत की, फिर चाइना के अंदर भी की। फिर उसके साथ साथ अमेरिका भी उस भेड़ चाल में चला गया, और वो भी चला गया तो उसने भी अपनी सारी इंडस्ट्री और सारी जो प्रोडक्शन है और सारी जो इंपोर्ट्स है वो चाइना और इंडिया शिफ्ट कर दी। कि दोनों मुल्क थे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे थे, तालीम बहुत थी, और साथ साथ चीप लेबर है। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे शिफ्ट होते चले गए, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका हैं। और ये दोनों जो खित्ते हैं वो ज़ाहिर बड़े अहम हैं इंडिया के लिए। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत की बाहर, अपने स्टूडेंट्स भेजे वहाँ पे, उनको पढ़ाया, फिर वहाँ पे नौकरियाँ करवाई, फिर पॉलिटिक्स में लेके आए उनको, ताकि वो डिसीजन मेकिंग पे आए। और ठीक जब है। वो डिसीजन मेकिंग पे आएंगे तो उसका इंडिया को फ़ायदा होगा, और उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ भी। लेकिन इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप इस फॉर्म में आएगा कि उससे पहले इंडिया जो है वो बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका होगा, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, सफारती लिहाज से। और दूसरा, ट्रंप को जाने बगैर उन्होंने बड़े बड़े पंगे ले लिए उनके साथ, और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसके अंदर बड़ा मेन किरदार अमेरिका ने अदा किया, और इंडिया की मेजर गलतियां थी उसके अंदर। मसलन 8 बजे जब ये जिस दिन ये पाकिस्तान ने अटैक किया था, 9 और 10 की तारीख, 10 की सुबह के वक्त, और 9 तारीख की रात को, 9 मई के, तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फौरी तौर पे 8 बजे जो मार्को रूबियो था उसका टेलीफोन आ गया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, यानी इसहाक डार साहब को, और उसने कहा राइट। कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज़ फायर। सिंपल उसने कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज़ फायर है। तो उसके ऊपर इसहाक डार साहब, बल्कि वो सोए हुए थे बेचारे, उसका ये था कि पूरी रात जागते रहे थे और थक गए थे, और वो सोए थोड़ी देर के लिए, तो फिर उनके स्टाफ ने उनको जगाया कि जनाब मार्को रूबियो का फ़ोन आ गया तो अटेंड करना लास्ट में।
तो उसके बाद इन्होंने उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम तुम्हारी तो पहले ही ये पॉलिसी है कि हम तो नहीं लड़ना चाहते इंडिया के साथ, किस दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ना चाहते, हम तो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई ऑफेंस होगा तो हम उसका जवाब लाजमी देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई इतनी लिक्विड स्टेट नहीं है कि जो चाहे अपनी पार्टी में भर के ले जाए। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। तो अगर इंडिया तैयार है तो बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो शाह फैसल हैं, शाह फैसल नहीं, प्रिंस फैसल हैं, जो सऊदी अरेबिया के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनका फ़ोन आया फिर 8:30 बजे, और उन्होंने भी साग डार साहब को कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज़ फायर। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उनसे बात कर लें। फिर उसके बाद ये बातचीत चलती रही, उसके अंदर फिर अमेरिकन आते रहे, सऊदीज़ आते रहे, यूएई के लोग आते रहे, और ये होता रहा, होता होता तकरीबन ये फैसला हुआ कि 12:30 बजे, बल्कि 11:30 बजे सीज़ फायर हो जाएगा। तो जब 11:30 बजे से पहले फिर इंडिया ने थोड़ा सा पीछे हटे, उन्होंने कहा जी अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर 11:30 से जंप करके फिर 12:30 पे गया, 12:30 से फिर 2:30 बजे गया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। तो दूसरी साइडों से हर तरफ से प्रेशर भी आता रहा, साथ साथ वो कहते रहे पाकिस्तान को कि इनसे कहें कि ये अपने मिसाइल रोकें और हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक ना करें, और साथ पाकिस्तान को ये भी कहा जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा। उसने कहा जी बात ये है कि सीज़ फायर करना है तो आप बताएं, नहीं करना तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर वो सीज़ फायर हो गया, और उसके अंदर अमेरिकन का बड़ा किरदार था। अब जो इंडिया ने कमिटमेंट की थी वो यही 3 कमिटमेंट थी। एक तो ये है कि इंडस ट्रीटी दोबारा उसी तरह रहेगा, उसकी जो इन्होंने उसको कैंसिल किया है वो उसको अनडू करेंगे। दूसरा ये है कि कश्मीर के ऊपर और बाकी जो इनके मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं उन सब के ऊपर एक डायलॉग होगा, और डायलॉग किसी न्यूट्रल मुल्क में होगा, किसी तीसरे मुल्क के अंदर होगा। तीसरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ट्रेड के दरवाजे खोलेंगे एक दूसरे के लिए, और इसके लिए बस उसके बाद करना था, और ये अमेरिका की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट होगी कि जनाब ये तीनों जो है उसके ऊपर राज़ी है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान जो था वो फौरी तौर पे राज़ी था, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। अब जब ये मामला टल गया तो उसके बाद फिर मोदी साहब जो ना, उन्होंने उनकी सेकंड थाट्स आई कि मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगा, तो उन्होंने फिर इनकार करना शुरू कर दिया अमेरिका को, और पाकिस्तान जो था वो हमेशा हर वक्त उन्होंने कहा जी आप करें, हम तो तैयार हैं। और फिर लंच की दावत भी दी गई तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली। मोदी साहब उसके ऊपर रिलेक्टेंट थे, वो नहीं जा सके क्योंकि उनकी मुलाकात होनी थी हमारे फील्ड मार्शल के साथ। तो बहरहाल ये सारा मामला जो है ना लिपटता चला गया और फंसता चला गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बड़ा स्ट्रेट है कि अगर उसके साथ कुछ चीटिंग की जाए तो वो सीधा हो जाता है। तो उसने पहले टेस्टर लगाने शुरू किए थोड़े थोड़े कि शायद इंडिया मान जाए, फिर टेस्टर, फिर टेस्टर, फिर टेस्टर। तो मोदी साहब जो है ना वो को मालिया पर चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, अल्टीमेटली इतना ज़्यादा गैप पैदा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है। और उस टैरिफ के बाद ये ज़ाहिर है चाइना की तरफ चले गए। जो ही टैरिफ लगना शुरू हुआ तो उस साइड से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करना शुरू हो गई इंडिया की, वो बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को। साथ साथ जो वो तमाम इंडस्ट्री जो बेस्ड थी अमेरिका पे और बेस्ड थी यूरोप के ऊपर, तो वहाँ पे हालात बड़े ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि 50% टैरिफ का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, और ठीक जब है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और उसके बाद जब यूरोप में लैंड करेगी तो आप कंपेटेबल ही नहीं है, ना चाइना के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना किसी और मुल्क के साथ। तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे महंगी हो जाएंगी, बिकेंगे नहीं। ठीक है। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट ये निकला कि सबसे पहले डायमंड इंडस्ट्री जो थी ना उसको बड़ा नुकसान हुआ। डायमंड इंडस्ट्री इनकी सूरत के अंदर है, ठीक है। और ये एडवर्पन एक शहर है, बड़ा मशहूर है, एडवर्प उनको भी कहते हैं, ये बेल्जियम का शहर है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे तराशने की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे है, और बड़ी कॉस्टली, और वहाँ पूरा पूरा शहर जो है ना एडवर्पन वो इसके ऊपर लगा, और बड़ी बड़ी उनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे। तो इंडिया ने इस तरह किया था कि अपने बहुत सारे साइंटिस्ट और अपने बहुत ज़्यादा कारीगर वहाँ भिजवा के उनको ट्रेन करवाया था। ट्रेन करवा के तो उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्री सूरत के अंदर शिफ्ट करके तो वहाँ पे लगाई, और वहाँ से फिर यूरोप के अंदर सप्लाई करना शुरू कर दी। इवन जो बेल्जियम के अंदर भी हीरे आते हैं तो इंडिया से तराश के आते हैं। एक हीरा को लेकर ना 64 मरतबा उसको तराशना पड़ता है, तो उससे फिर उसके अंदर एक लाइट सी पैदा होती है, वो खूबसूरत लगता है। तो ये सारा उसको तराशने का एलिमेंट जो सूरत चला गया। तो अब वहाँ ज़ाहिर है मार्केट डेड हो गई है बाहर से, तो सूरत के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री है वो बिल्कुल हिल के रह गई है। दूसरा फिर इसके साथ इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बेडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है इनका, बेड लिनन जिसको कहते हैं। वो ये है कि जितने होटल्स हैं अमेरिका के अंदर, बड़े बड़े होटल चेन्स है, हज़ार हज़ार होटलों की चेन है। उसके अंदर जितने पिलोज कवर हैं, जितने उसके अंदर बेडशीट्स। बेड शीट्स हैं, इसके साथ साथ जितने क्विल्ट कवर्स हैं, फिर इसके साथ साथ आप टॉवल्स पे चले जाओ, यानी बाथरूम जो है वो हैं,
और इसके साथ साथ रग्स हैं, ये सारे के सारे इंडिया से आते हैं, मेड इन इंडिया। ठीक और है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी। हौजरी आइटम्स जो। होजरी नहीं, ये बेडिंग जो है। हम्म। तो उससे बहुत बड़ा लॉस उनको ये हुआ कि अचानक वो 50% महंगा हो गया। 50% महंगा हो गया तो बाकी जो यूरोप की बहुत सारे मुल्क हैं जो ये बना रहे हैं, पाकिस्तान भी बहुत बना रहा है, उनकी प्राइस कम हो गई। ठीक है। तो बांग्लादेश की प्राइस बड़ी कम हो गई, तो ओके। वो इंडिया वहाँ से फारग हो गया, तो वहाँ इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसके साथ साथ ये क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है, टी शर्ट्स हैं, फिर ये पैंट्स हैं, फिर सूट्स हैं, फिर उसके साथ साथ ये ट्राउज़र्स हैं, फिर शूज़ हैं, ये सारे के सारे भी डैमेज हुए हैं 50% कीमत बढ़ने से। ठीक तो है। आप खुद 50% जब टैरिफ लगता है तो आप ये समझें कि 100% उसका इम्पैक्ट आता है। तो वो इम्पैक्ट के साथ जो है ना, वो इनकी इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री बड़ी उसको झटका लगा। तो से साथ साथ सर्विसेज की इंडस्ट्री है इनके पास, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनी के अमेरिका के, वो इंडिया के अंदर है। और एक एक कॉल सेंटर में 4-5 हज़ार लोग हैं। तो बड़े बड़े ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप जाके देखें ना तो आप हैरान ही रह जाते थे। टेलीफोन लगे हुए हैं इतने सॉफ्टवेयर वहाँ हाउसेज हैं पर, बहुत बड़े। सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत ज़्यादा उनके, कोई शक नहीं। फिर ये उनकी ये जो है ना, जो एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री है जो यूरोप अमेरिका, वो मेकिंग यहाँ पे होती है इंडिया के अंदर। ठीक है। वो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर पब्लिशिंग की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। जो अमेरिकन पेपर्स छपते हैं वो यहाँ से डिज़ाइन होते हैं। फिर डिज़ाइनिंग फर्म्स उनकी बहुत बड़ी हैं। जो सर्विसेज में चले जाएं आप तो, फिर जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो सर्विसेज हैं वो इंडिया से बहुत ली जाती हैं। तो ये सारे का सारा जो सेक्टर है ना, ये इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है। तो बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, शट डाउन हो रही हैं। उन्होंने अपने मुलाजमीन को जबरी रुखसत पे भेज दिया है, बगैर तनख्वाहों के उनको छुट्टियां दे के घर बैठा दिया गया है, कुछ लोगों को निकाल दिया है। तो अब ये इनकी तादाद लाखों की तादाद में है, और अब ये करोड़ों की तादाद में हो जाएगी एक्सपेक्टेड। अगले महीने ये अक्टूबर के अंदर करोड़ों की तादाद में हो जाएंगी। और ठीक अगर है। ये मामला सेटल नहीं होते इस साल में, तो इंडिया के अंदर इतना खौफनाक किस्म का बेरोजगारी का सैलाब आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। और ये वो सारे लोग होंगे जो स्किल्ड लोग होंगे। तो स्किल्ड लेबर जो है, ये स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो अब ठीक है। बड़ी तेजी से इंडिया के अंदर बेरोजगार हो रहा है, और इसका फिर बड़ा नुकसान शोएब होगा इंडिया साहब, को। आपने थोड़ी ज्यादती कर दी इंडिया के साथ। सारी इंडस्ट्री बैठ रही है लेकिन एक इंडस्ट्री बूम कर रही है। फिर वही बात। क्या मतलब इसमें, क्या मैंने कोई नहीं बात नहीं यार, की? नहीं मुझे अंदाजा है ना, आपका मैंने बुरा अच्छा। बुरा करता है, लोगों को बुरा लगता है अच्छा यार वैसे। यार, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ गाँव कोला, मतलब इसके अंदर कौन सा यार इशू है? आता है यार बूम वैसे। कर रही है भाई, लोग पी रहे हैं, अब क्या करें? आता है यार वैसे। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है जी सांस के हवाले से। जी एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है सांस रोकने की, आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं या कितनी देर अंडर वाटर रह सकते हैं। ये जो हमने सुना था, जो हमने देखा था, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे तो भाई औसान खता हो गए कि वाकई ये भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है जी कि इंसान जैसे कोई मगरमच्छ बनने की तैयारी कर रहा है, अब वो पानी के नीचे भी अपनी जिंदगी गुजारना सीख लेगा। शायद अब ऊपर मुमकिन ना रहे, अगर पानी पूरी दुनिया पे भी चढ़ाए तो इंसान जिंदा रह सकते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बताएंगे डिटेल से आपको जावेद चौधरी अब साहब। देखो, ह्यूमंस के बारे में कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, और इंसान सब कुछ कर सकता है, ये उसका कमाल है। जैसे कि आपने पिछले दिनों बताया था कि उम्र को ये 150 साल तक ले जाएगा, पता नहीं ले जाएगा, बहुत ह्यूमंस का कमाल है ये कि हर चीज़ इनके लिए पॉसिबल होती है। तो सांस जो ज़ाहिर है एवरेज आदमी जो है ना उसको 30 सेकंड तक रोक सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा जोर लगा दे तो 90 सेकंड तक एवरेज है कि 90 सेकंड तक आप अपना सांस होल्ड कर सकते हैं। उसके बगैर हमारा मैकेनिज्म, हमारा सिस्टम चलता ही नहीं है, फिर बिल्कुल टोटल कोलैप्स है। तो सांस से किसी को जब मारा जाता है तो क्या किया जाता है, उसका सांस रोक दिया जाता है ना, जो नाक और मुंह रोक दें सांस, तो उसके बाद मर जाएगा। जो मोदी का रोक देना और चाहिए। जो आता है यार वैसे। तो 90 सेकंड तक जो है ना सांस रोका जा सकता है नॉर्मली, लेकिन ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने रोकना है तो फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा। तो एक्सरसाइज कर करके आप सांस को लंबा खींचते जाते हैं, सांस लेते हैं ऐसे ऐसे नाक से, और उसको होल्ड कर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, फिर उसको अंदर से निकलने नहीं देते। क्योंकि अगर आपके फेफड़े खाली हो गए तो फिर आपको सांस चाहिए, फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपने उसको होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी होती है। क्रोशिया के अंदर ना ये एक बड़ी प्रैक्टिस हो रही है। क्रोशिया के अंदर वहाँ पे फ्री डाइवर्स हैं, ये वो होते हैं जो पानी के अंदर छलांग लगा के ना अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग है ये, तो वहाँ पे लोग सांस की एक्सरसाइज बहुत करते हैं। तो क्रोशिया इस मामले में बहुत आगे है, और ये उनका दूसरा डीएनए भी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। वहाँ पे लोग ज़्यादा सांस रोक सकते हैं, होल्ड करने की कैपेसिटी है। होल्ड करने की कैपेसिटी हो सकती है। मसलन ये 2021 में वहाँ पे एक साहब थे, वो नाम था बुद्वी मीर सोबत। तो ये सोबत साहब जो थे, इन्होंने दुनिया को 5 मिनट तक सांस रोक के अपना एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, दुनिया को हैरान कर दिया था कि 5 मिनट तक एक बंदे ने सांस रोक ली। अब 5 मिनट तक सांस रोकना वाकई वेरी डिफिकल्ट है, आप करके देखो ज़रा।
मेरा ख्याल नहीं लगता रुकता, है मैं ऐसा कुछ चैलेंज दे ही नहीं रहा। 1 मिनट में आपके तबक रोशन हो जाएंगे आधे मेरे आधे मिनट में हो जाएंगे। आगे चलते हैं। और टॉक्सिकेशन ना हो ना तो बड़ा कुछ हाँ। है, कोई अगर पेपर से ही काम कर रहे हो, सिगरेट ना पीते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं आप। चलो साहब, जब तो तक सांस आ रहा है मैं पंगे क्यों लूं? मसला ये है, सीधा सीधा चल रहा है, बिगाड़ने की जरूरत क्या है? तो उसके बाद फिर एक दूसरे साहब हैं जिसका नाम है वटमोर मारिसिस। तो ये वटमोर मारिसिस जो है, ये इसने एक कमाल कर दिया, इसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस बंदे ने 29 मिनट 30 सेकंड सांस रोका, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बंदे ने साबित कर दिया। उसकी टेक्निक उसने इवॉल्व की है, और टेक्निक उसने इस तरह की है कि सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन होती है ना आम हवा के अंदर, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में, फिजा के अंदर। ठीक है। बाकी जो है 79% जो इसके अंदर है ना, Other gases। है 79% जो है वो दूसरी गैसेज होती हैं। तो उन गैसेज के ब्लेंड से ये एक बनती है, और जो जो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो वो 21% से भी कम आ जाता है, फिर आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। मैं जब तिब्बत गया ना, तो वहाँ से नाक के अंदर से मैंने देखा कि लोगों के खून निकलता है, इतना अच्छा। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कम है वहाँ पे। ओके। और नाक से, और हर बंदा जो था उसने नाक के एक नथने के अंदर उसने रुई ठोंसी हुई थी, ओके। और यानी लोकल ने भी। और उसके बाद ऐसी बुरी तबीयत होती है जी, अल्लाह ने बड़ा खास करम किया, मेरे साथ 3 दूसरे लोग भी थे, उनका बड़ा बुरा हाल था, मैं सरवाइव कर गया। कि उसकी वजह शायद ये है कि टॉक्सिकेशन नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, तो शायद उस वजह से ना अल्लाह ने को खास करम किया। लेकिन दूसरे तीनों की बहुत बुरी हालत थी, वो कह रहे थे जावेद साहब असी जान लगे हैं, यहाँ मरन लगे हैं, यहाँ से जान लगे हैं। तो बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी, वो बच के आ गए सारे। तो वहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल होती है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यानी 21% से भी कम हो जाता है। इसीलिए जो जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन होती है जो खाने को पकाती है। तो पहाड़ों के ऊपर जो आपको चाय बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, गोश्त नहीं गलता वहाँ पे, उसकी वजह ये ऑक्सीजन कम है वहाँ पे। ठीक है। तो बहरहाल इसने इस तरह किया, इस बंदे ने एक तजर्बा ये किया कि इसने पहले 10 मिनट जो था ना प्योर ऑक्सीजन के अंदर बैठा, 100% प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। जो वैसे बड़ी मुश्किल होती है इंसान को इनहेल करना इंसान के लिए। और करने के बाद फिर ये पानी के अंदर चला गया, 3 मीटर पानी की गहराई में जाके बैठ गया, और वहाँ पे इसने 29 मिनट और 3 सेकंड निकाल लिए। और वैसे नॉर्मल हालात में आम फिजा के अंदर भी वो 10 मिनट अपनी सांस रोक लेता है। तो ये बंदा कमाल है। मतलब प्योर ऑक्सीजन के साथ 30 मिनट, और 30 नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर वो सांस लेके पानी में जाएगा तो 10 मिनट तक रोक सकता है। 10 मिनट तक रोक लेगा। तो ये उस बंदे का कमाल है, और मैं समझता हूँ कि उसने एक नई तारीख रकम कर दी है। आने वाले दिनों में ये हीरो होगा पूरी दुनिया का। बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें थोड़ा साइंटिफिक तौजीह भी इस खबर में पेश की गई कि जो ऑक्सीजन आप जब लेते हैं और उसके बाद उसे जब बाहर होल्ड करते हैं आप। होल्ड करते हैं और बाहर निकाला जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि आपको दिमाग सिग्नल देता है कि कार्बन डाई की बढ़ गई है मिकदार जिस्म में और आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ये दिमाग के नर्व्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। उसकी जो कहते हैं ना ऑर्डर आ रहा है दिमाग का, मैसेज उसे आ भी रहा, मैसेज को कंट्रोल करके दिमाग को स्लो डाउन कर देते हैं ये डाइवर्स, कि उसके मैसेज के ऊपर अमल नहीं हो रहा लेकिन बॉडी फिर भी ठीक चल रही है। हाँ सारे मतलब इस हद तक इनकी वो बड़ा practice बड़ा है। बड़ा बड़ा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, difficult काम। चलें। वो कहते हैं इंसान सांस नहीं रोक सकता अपना, जो मर्जी कर ले आप। वो कहते हैं उसने सांस रोक लिया नहीं, बॉडी जो है ना वो एक वक्त आता है कि पूरी बॉडी फोर्स करके ना कहती सांस लेना तो बस, और ये उस सिग्नल को भी कंट्रोल कर उसने कंट्रोल करता। कमाल है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। जी नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हवाले से, अदाकारा जो काजल हैं भारती, उनकी मौत की खबर आई है। ठीक है, अब इस खबर के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कुछ नहीं बताऊंगा जब चॉइस यार अब मेरा अदाकारों के साथ क्या ताल्लुक बताएं है? बताएं। वैसे फिल्में मैं देखता हूँ, उसमें कोई शक नहीं, रेगुलर मैं फिल्मों का व्यूअर्स है, ऐसा काजल को भी मसला नहीं है। काजल को भी देखता हूँ यार, क्यों नहीं। ये लेकिन ये काजल अग्रवाल है, ये उससे भी बड़ी काजल है। ये जो हमारी इंडियन एक्ट्रेस है ना, जो अजय देवगन की बेगम है, लेकिन ये जो दूसरी काजल अग्रवाल है, ये उससे भी बड़ी अदाकारा है, और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा है इस वक्त इंडिया के अंदर। साउथ में, साउथ जो है ना, साउथ की इंडस्ट्री बची है, ये ज़हन में रखो आप। अब सब कुछ जो है ना साउथ है, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हॉलीवुड जो थी ना इंडस्ट्री सारी, तो हॉलीवुड ने ना रियल साइट्स के ऊपर जाके, एक्चुअल साइट्स के ऊपर जाके फिल्माना शुरू कर दिया फिल्मों को। अब वो स्टूडियोज़ के अंदर नहीं करते। तो जब वो स्टूडियोज़ के अंदर नहीं करते तो स्टूडियो के टेक्नीशियंस हैं ना सारे के सारे, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है। तो साउथ का जो
है ना मीडियम फिल्म साजी का, उससे सारे वो ले लिए टेक्नीशियंस। ओके। तो अब जितनी फिल्में बन रही हैं साउथ के अंदर, वो उसके जो टेक्निकल अगर आप असिस्टेंट्स देखें ना, आखिर में जब एंड क्रेडिट्स चलते हैं तो वो सारे के सारे गोरे हैं। ओके। और ठीक वो है। टेक्नोलॉजी आई उनके पास। अच्छा। उस टेक्नोलॉजी से फिर उनका सिनेमा जो है ना बहुत आगे चला गया। हिंदी ठीक है। हिंदी सिनेमा जो बहुत पीछे रह गया। हम्म। तो काजल अग्रवाल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली साउथ में है, तो इंडिया की पूरी में समझो आप, क्योंकि जो हिंदी मीडिया है ना या हिंदी फिल्में, अब वो इतनी ज़्यादा मैटर ही नहीं करती। बल्कि तमाम जो हिंदी फिल्में हैं वो चरबा होती हैं साउथ की फिल्मों की। ठीक जो है। बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई ना, आप देख लो, वो सारी की सारी चरबा थी साउथ की। ये पहले साउथ में बनी है सारी। सही। तो अब उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि अब वो उसको ना हिंदी में उसको ट्रांसक्राइब भी कर देते हैं, उसकी डबिंग भी कर देते डबिंग हैं। भी लिहाजा अब वो हिंदी इस साइड पे भी सिनेमा मुकम्मल तौर पे बढ़ गया बकौल मरवत साहब के, क्योंकि अब उसकी सारी जो है ना डबिंग भी आ जाती है। तो 6 ज़ुबानों में डबिंग करके उन्होंने सारा मत मार के रख दी पूरे इंडिया के। बिल्कुल ठीक। तो काजल अग्रवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी अदाकारा हैं। और टिकटॉक के ऊपर खबर चल गई कल के, जो कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया, तो उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। लोगों ने धाड़े मार कर रोना पीटना शुरू कर दिया। बड़ी खबर थी ये, और ये खबरें चलती रहती है इसी तरह, और हो सकता है उनका जनाजा भी हो जाता। जनाजा तो नहीं, वैसे उनको जला ही देते वो, क्रियाक्रम कर देते हैं उनका। लेकिन फिर फौरी तौर पे उनका मैसेज आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं छुट्टियाँ मना रही हूँ, मैं बाहर हूँ, और ये झूठी खबर दी गई है कि मुझे नुकसान पहुंचाने मालदीव के में। लिए। मालदीव में उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त छुट्टियाँ मना रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं वापस आऊंगी और मैं आके अपना काम करूंगी। सिंघम जो था उसके अंदर भी यही होने, उसमें वैसे भी हीरो है, वैसे लेकिन उसमें चौधरी भी साहब ये नेगेटिविटी देखें सोशल मीडिया की कि किसी की भी मौत की खबर चला देते हैं, और ये कोई पहली खबर नहीं इस तरह की चली। हो और वो बेचारा कहीं बैठा होगा, उसे दुनिया में किसका फोन नहीं गया होगा। बिल्कुल सही ठीक है ना, बात। वो छुट्टियां मना रहा है और उससे पीछे कॉलों पे कॉलें आ रही है कि तुम जिंदा हो। हम्म। ये हालात कर देता है सोशल मीडिया आपकी। सही बात। चल, अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी, मतलब एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा शो है जी, कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो जहां जहां उर्दू और हिंदी समझी जाती है वहां पे लोग इसे देखते हैं। इस शो की खसूसियत यह है कि इसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स आते हैं और आके परफॉर्म करते हैं, और हर करेक्टर की अहमियत बहुत ज्यादा है, अपनी जगह पे उसकी अहमियत है। हर करेक्टर को लोग देखना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, सबकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है। इतना बड़ा ये शो बन चुका है कि हर बंदे के फैन भी समझे अलग अलग हैं। तो कपिल शर्मा शो के साथ एक बहुत बड़े अदाकार थे जो बड़े अरसे से उनके साथ काम कर रहे थे। अब पता ये चला है कि वो उनके शो को छोड़ के जा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। कीकू शारदा, शारदा है, बड़ा मशहूर अदाकार है, बड़ा मोटा जो है ना अदाकार है, और बड़ा इतना मोटा है नहीं जिस तरह वो ज़ाहिर है उसकी पैडिंग कर करके उन्होंने उसको मोटा बनाया होता है। खुद भी वैसे है, ऐसा है ना, हेल्दी है, काफी हेल्दी। हेल्दी हेल्दी है, हाँ जी। तो बड़ा अच्छा अदाकार है, और जब आता है तो ऑडियंस बड़ा खुश होती है उसको देख के, और उसका अपना ही स्टाइल है एक। और अब तो बल्कि उनकी रील भी आनी शुरू हो गई है, रील भी बड़ी मज़ेदार हाँ जी। होती है उसकी। तो कीकी जो है वो कपिल शर्मा को छोड़ गए हैं जी। और कपिल शर्मा इस मामले में बड़े बदकिस्मत हैं कि लोग ज़्यादा अरसा उनके साथ चलते नहीं हैं। शायद मेरा ख्याल है को बदतमीज़ी करते होंगे, को खुद भी वो मुकम्मल तौर पे फेल होकर कम बैक उन्होंने किया है। और उससे उससे पहले सुनील ग्रोवर जो था उनके साथ भी उनका इख्तलाफ हुआ था, वो चला गया बेचारा। और इतना तंग आया कि बाद में उसने बाहर जाके उसने छोटे छोटे कारोबार भी किए। तो लेकिन उसने कहा मैं कपिल शर्मा के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर कपिल शर्मा ने जाकर उनको राज़ी किया, जब उनकी रीहैब हुआ ना इनका, बाकायदा इन्होंने अपने आप को ठीक करवाया। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी हो गए थे और बड़ा बुरा हाल हो गया था। बिल्कुल। फिर रीहैब करवा के फिर उसके पुराने जो नाराज़ दोस्त थे उन सबको राज़ी करके। बाज़ लोगों का मुकद्दर बाज़ लोगों के साथ जुड़ा होता है, याद रखें। जब वो निकल जाते हैं ना तो मुकद्दर आपका ख़राब हो जाता है। जैसे सुनील ग्रोवर के साथ इनका मुकद्दर जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ, एग्जैक्टली। जब भी ये उसको निकालते हैं तो उसके बाद खुद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो रेटिंग्स जाता डाउन है। होती अब ये मेरा ख्याल है खुद अंडरस्टैंड भी करते हैं, इसलिए उसके साथ ये ठीक रहते हैं। एक कृष्णा है जो ज़ाहिर है है। एक गोविंदा का बड़ा भांजा जो है। गोविंदा का भांजा है, इतना अच्छा कद काठ का बड़ा हीरो टाइप है, लेकिन बेचारा फिल्मों में कामयाब नहीं हो नहीं हो सका। सकता। और उसका मुकद्दर भी यहीं पे इन्हीं के साथ फंसा हुआ है। फिर ये कीकू जो है इसको भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन्हीं से ज़्यादा, 8-10 साल हो गए इसी के हाँ साथ, शायद ज़्यादा इससे भी ज्यादा ज़्यादा होगा। यहीं से इंपॉर्टेंस मिली है इनको भी सारे। तो अब ये इनकी लड़ाई होगी पिछले दिनों कृष्णा और इन दोनों की, और झगड़ा जो था वो वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पे। बाद में दोनों ने तरदीद भी कर दी, और वहाँ पे अर्चना पूरन सिंह जो है उन्होंने कहा दिया कि नहीं कोई झगड़ा नहीं, लेकिन झगड़ा तो हुआ है, सबको पता है। तो अब दो स्पेकुलेशन है, एक तो ये है कि उसने तंग आके शायद छोड़ दिया है सबको, और उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल काम नहीं करूँगा। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि प्राइम पे एक नया शो वो होस्ट करने लगे, अपना शो करने लगे हैं कीको। तो अच्छी बात है, हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि जब एक अदाकार के ऊपर ये ठप्पा लग जाता है ना कि वो सेकंड या थर्ड
नंबर पे आके बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर वो फर्स्ट पे बनना इतना आसान काम नहीं आसान होता। नहीं होता। तो अल्टीमेटली ठीक है, वैसे कोशिश करनी चाहिए उनको, हो सकता है कामयाब हो जाए। ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने डिनाइल नहीं दिया जो, डिनाइल हाँ, अर्चना पूरन सिंह ने डिनाइल सिर्फ इस पे दिया हाँ जी, कि हाँ कृष्णा से लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं हुई, और दूसरी चीज के ऊपर खामोशी है। खामोशी। ठीक है, तो नाजरीन ये था आज का हमारा वीलॉग। हमने अपना वीलॉग थोड़ा सा चेंज किया और चेंज करके कोशिश की आपको मजीद इस पे सेटिस्फाई किया जाए। और मैंने आपको कहा था कि एंड पे बताएंगे हम ये खबरें क्यों शामिल कर रहे हैं। आखिरी जो हमने कुछ खबरें शामिल की उसके अंदर स्पेशली ये जो मौत वाली खबर थी ये इसलिए आपको बताई गई कि खुदारा किसी की गलत खबर जारी ना किया करें। जो आपने बताना है हकीकत है बिल्कुल बताएं, लेकिन गलत खबर से बचें। ये जो भी यूट्यूबर्स हैं ये देख रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।